Hello everyone, welcome to Priksha Punch High Impact Theme Series. In the last class, we have covered various constitutional bodies and non constitutional body और उसमें हमने यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एंड जॉइंट स्टेट पीसीएस को देखा था, राइट। और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग। भारत निर्वाचन आयोग आपको लगातार पता है, अभी सुर्खियों में न्यूज़ में बना हुआ है, लगातार अभी एसआईआर रिवीजन हुआ है, तो इस कारण से देयर आर हायर चांसेस इसके ऊपर कोई ना कोई प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है क्या? इट इज़ अ ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, ऑटोनोमस या फिर बोल सकते ऑटोनोमस परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और कौन से आर्टिकल के थ्रू ये सेटअप की जाती है? आर्टिकल 324 324 नंबर आर्टिकल के थ्रू इस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को सेटअप किया गया है। अब इसका काम क्या है? इसका काम है सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल करना। मतलब पूरी इलेक्शन प्रोसेस, जितनी भी कंट्री के अंदर इलेक्शन प्रोसेस होती हैं उनको एडमिनिस्टर करना। तो ये चीज़ याद रखनी है, एडमिनिस्टर इलेक्शन प्रोसेसेस। और किस किस के इलेक्शन की बात है यहाँ पे? पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में क्या? लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, एंड देन लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर के जितने भी इलेक्शन होते हैं इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रेसिडेंट के इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट के, ये सारी बॉडीज के इलेक्शन प्रोसेस में जो भी पूरी प्रोसेस होती है उसको देखना, ध्यान रखना, उसको एडमिनिस्टर करना किसका काम है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। ठीक है, ये बात याद रखिए। और ये सबसे पहले कब इस्टेब्लिश की गई? तो ये सबसे पहले इस्टेब्लिश की गई थी 25 जनवरी 1950, 1950 में 26 जनवरी से एक दिन पहले 25 जनवरी को। और इसी 25 जनवरी को इसीलिए नेशनल वोटर डे भी होता है। ठीक है, और ये 1950 में इस्टेब्लिश की गई थी, तो इसीलिए इसकी जो गोल्डन जुबली है वो बनाई गई थी 2001 में। यहाँ पे देखिए 2001 में, एंड 2011 में इसकी डायमंड जुबली बनाई गई थी। एंड 2025 में इसके कितने साल पूरे हुए हैं? 75 साल, 75 ईयर, जिसको हम प्लेटिनम जुबली भी बोल देते हैं, प्लेटिनम जुबली। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि इसके 75 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं 2025 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इस्टेब्लिश होने के, प्लस एसआईआर की लगातार रिवीजन इसने अभी बार बार उसके कारण न्यूज़ में चल रहा है, कभी वोट चोरी वाला इशू और कभी ये सब। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो में, तो इसलिए इसके ऊपर पूरे चांसेस है कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर क्या होता है? एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर, प्लस अदर नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर जो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है कितने होंगे। करंटली अगर बात करें तो 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं। तो कौन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर है प्लस 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। ठीक है, और ये जो 2 इलेक्शन कमिश्नर है पहली बार जब सेटअप किए गए थे 16 अक्टूबर 1989 में। ठीक है, और 1 अक्टूबर 1993 से ये लगातार है। चलिए अब थोड़ा सा और देखते हैं, कुछ और न्यूज़ भी हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के से जुड़ी हुई न्यूज़ में। एक तो यही है एसआईआर, ये 8 स्टेट में एसआईआर हुआ है। एसआईआर क्या है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ है 8 स्टेट में। कौन कौन सी स्टेट्स हैं? वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में तो इसलिए न्यूज़ में भी है कि लगातार सबसे ज़्यादा वोट डिलीट हुए हैं। गुजरात में, केरला में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड राजस्थान। इन 8 स्टेट में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ है। पूरे वोटर्स को देखा गया, दोबारा से देखा गया कि हाँ कौन है जो वोट जो
दूसरी स्टेट में चले गए हैं या इस कंट्री को छोड़ के चले गए हैं, उन सबके वोट्स डिलीट कर दिए गए हैं। इसलिए भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लगातार न्यूज़ में, और इसकी इम्पोर्टेंस है यूपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, वैसे भी हमें पता होना चाहिए। अनदर और भी कुछ चीज़ों के कारण न्यूज़ में है, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना ईसीआई नेट डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के ऊपर इम्प्रूव करने के लिए किया है। इसमें क्या है, जितनी भी वोटिंग के रिगार्डिंग जितनी भी वेबसाइट थी, अराउंड 40 वेबसाइट थी, वो 50 वेबसाइट का डाटा अब एक सिंगल ऐप में मिलेगा जिसका नाम है ईसीआई नेट डिजिटल। ये एक प्लेटफॉर्म इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इम्प्रूव करने के लिए सुजेशन मांगी है सिटीजन से। इसके कारण न्यूज़ में है। वन अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, अभी 21 से 23 जनवरी को क्या होने वाला है, इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट। अब इसकी कॉन्फ्रेंस होने लीजिए, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट या वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्फ्रेंस है, लार्जेस्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है किसी इलेक्शन मैनेजमेंट के ऊपर और डेमोक्रेसी के ऊपर। और इसको ये कहाँ पे हो रही है, हमारे इंडिया में न्यू दिल्ली में भारत मंडपम। ठीक है, जो प्रगति मैदान में भारत मंडपम, जहाँ पे अभी वर्ल्ड बुक फेयर भी चल रहा है। ठीक है, वहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस होनी है। उसी कॉन्फ्रेंस के रनर अप में, उसी को मद्देनज़र रखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स हैं उन सब की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। उसके कारण भी ये न्यूज़ में है लगातार। ठीक है, फिर नेशनल वोटर डे हर साल सेलिब्रेट होता है, हर साल न्यूज़ में रहता है, जो मैंने अभी बताया, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेटअप किया गया था। इसी 25 तारीख को क्या होता है, नेशनल वोटर डे। ठीक है, और 15th नेशनल वोटर डे जो था वो सेलिब्रेट किया गया था 2025 में। अभी जो नेक्स्ट सेलिब्रेट किया जाएगा वो 16th होगा। आप लोग बताना कि 16th नेशनल वोटर डे की थीम क्या है। 25th में जो किया गया था, 15th जो था उसकी थीम ये थी, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। ठीक है, तो आपको डेट याद रखनी है, 25 जनवरी नेशनल वोटर डे, ये याद रखना है सभी को। ठीक है, और इसी के साथ जो अभी इंटेंसिव रिवीजन वगैरह हुई है, हमारा इलेक्ट्रल रोल्स हैं जो वो काफ़ी बड़ा हो चुका है, जिसमें अगर बात करें तो 20.1.7 यंग इलेक्टर्स हैं। 21 करोड़ से ऊपर जनता हमारी 18 से 29 एज ग्रुप में, 18 to 29 एज ग्रुप में है। कितनी, मोर देन 21 करोड़। ठीक है, तो नेशनल वोटर डे कब होता है, 25 जनवरी, ये याद रखना है आपको। चलिए अब देखते हैं वन बाय वन करके, जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको देखते हैं, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कौन कौन से पॉइंट ध्यान में रखने होते हैं। हम इलेक्शन कमीशन के साथ साथ स्टेट इलेक्शन कमीशन भी देखते जाएंगे। ठीक है, तो नाउ नोट इट वन बाय वन, एक एक करके ध्यान दो इसको। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की बात करें तो कौन से पार्ट में है, पार्ट 15 एंड आर्टिकल 3 to 4। तो आर्टिकल 324 याद रखना है, पार्ट कौन सा, 15वां, पार्ट 15। एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या था, ये इस्टेब्लिश हुआ है थ्रू 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। 73वां और 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब हुआ था। और कौन कौन से दो पार्ट ऐड हुए थे इसमें, पार्ट 9 एंड पार्ट 9A। सिमिलर इस्टेब्लिशमेंट की अगर बात करें तो हमने डिस्कस किया अभी 25 जनवरी 1950, इसीलिए नेशनल वोटर डे। फिर हमने देखा 2001 में क्या थी, गोल्डन जुबली, 2011 में डायमंड जुबली, अभी 2025 में इसके 75 साल पूरे हुए थे तो उसको प्लेटिनम जुबली भी बोल देते हैं। 75 ईयर याद रखना है, 2025 में पूरे हुए। ठीक है, 2025 में। एंड स्टेट के लिए तो हम नहीं याद करेंगे, वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग डे पे इस्टेब्लिश हुए थे। नाउ बात करें अगर हम कॉम्पोजिशन की, कितने मेंबर होते हैं, वो भी हमने अभी डिस्कस किया। ये तो कंपलसरी है, एक चीफ इलेक्शनर कमिश्नर होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये तो होता ही है, प्लस अदर इलेक्शन कमिश्नर जो कि प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम फिक्स करता है। इसके लिए मैंने आपको दो डेट्स बताई थी अभी, 16 अक्टूबर यहाँ पे बताई थी, देखिए 16 अक्टूबर 1989 में फर्स्ट टाइम हमने 2 इलेक्शन कमिश्नर ऐड किए। 16 अक्टूबर 1989
इससे पहले सिर्फ एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था। अब क्या हो गया, 16 अक्टूबर से 2 इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया गया। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही छोटे टेन्योर के लिए थे, 1 जनवरी 1990 तक। फिर बाद में 1 अक्टूबर 1993 से ये 2 इलेक्शन कमिश्नर जो एडिशनल थे उसको ऐड कर दिया गया हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। तब से अब तक ये 2 इलेक्शन कमिश्नर भी साथ होते हैं, 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस 2 इलेक्शन कमिश्नर, इनसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनता है। ठीक है, और जो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग होती है मेजोरिटी वोट के साथ डिसीजन मेकिंग होती है। ठीक है, चलिए ये हो गया कॉम्पोजिशन। और वही अगर स्टेट इलेक्शन कमीशन में अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है। अब आप कहेंगे ये 2 ही 3 लोग कैसे काम करते हैं, ऐसा नहीं है। दीज आर द अथॉरिटीज एस्टेब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर और बहुत सारे ऑफिसर होते हैं, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, बहुत सारे लोग टाइम टू टाइम सिविल सर्विसेज वगैरह से अपॉइंट किए जाते हैं। बट मेन जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी की बात है, लाइक प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड अदर, उसमें जो ये बॉडी स्टैब्लिश की गई है उसके अंदर 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिए। नाउ बात करते हैं अपॉइंटमेंट की। तो कौन अपॉइंट करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर या अदर कमिश्नर? प्रेसिडेंट करता है। और इसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है? ऐसा कुछ क्वालिफिकेशन नहीं दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, और वही स्टेट इलेक्शन कमीशन में गवर्नर अपॉइंट करता है। ठीक है, ये याद रखना है। नाउ अगर बात करें हु डिटरमाइन द कंडीशन ऑफ सर्विस, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के केस में प्रेसिडेंट एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन के केस में गवर्नर। ठीक है, टर्म ऑफ ऑफिस की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो होती है 6 ईयर और 65 ईयर ऑफ एज, जो भी पहले आएगी। स्टेट इलेक्शन कमीशन में 5 साल होती है। अब बात करते हैं कि दोबारा से रीअपॉइंट हो सकते हैं या नहीं हो सकते। बिल्कुल हो सकते हैं। यूपीएससी के चेयरमैन के केस में हमने देखा था कि वो बाद में उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में किसी अथॉरिटी में वो दोबारा से अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकती है अगर उनका टर्म पूरा हो गया। आई एम टॉकिंग अबाउट चेयरमैन। यहाँ पे जो चेयरमैन है वो कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई डीबार नहीं किया, नॉट डीबार्ड फॉर फ्रॉम एनी गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट। वो चाहें तो किसी गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। देन रेजिग्नेशन रिमूवल प्रोसीजर। तो जो इनका रेजिग्नेशन है वो प्रोसीजर क्या है? अब देखिए, रेजिग्नेशन जो होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर का, वो सेम होता है सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट अपने प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से उसे हटा दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनको हटाना पड़ेगा, प्रॉपर रेजोल्यूशन पास होगा बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विद स्पेशल मेजोरिटी। प्रूव करना पड़ेगा उसका मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। तो ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, वही अगर बात करें स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, वहाँ पे भी प्रॉपर प्रोसीजर है। वहाँ पे इसका मैच करेगा हाई कोर्ट के जज के साथ। यहाँ पे क्या था? सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ मैच करेगा रिमूवल प्रोसीजर। स्टेट इलेक्शन कमीशन के केस में हाई कोर्ट के जज के साथ। बस इतना याद रखिए, सेम एज दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट करेगा, रेजोल्यूशन पास होगा दोनों हाउसेस में विद स्पेशल मेजोरिटी। यहाँ पे मेजोरिटी भी है, देखो, इसलिए मैंने पहले ही लेक्चर में आपको टाइप्स ऑफ मेजोरिटीज करवाई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो होता है सैलरीज। इसकी कहाँ से कैसे आती हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की सैलरी इक्वल होती है सुप्रीम कोर्ट के जज के। तो ये याद रखें, सेम एज दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। और पावर की अगर बात करें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की पावर सेम होती है। मेजोरिटी बोर्ड से सारे डिसीजन मेकिंग होते हैं। ठीक है, एनुअल रिपोर्ट वगैरह का इसका कुछ है नहीं। अभी जो करंट चेयरमैन हैं, करंट चेयरमैन जो है श्री ज्ञानेश कुमार है, श्री ज्ञानेश कुमार। ठीक है, अभी ये याद रखना है, अभी करंट चेयरपर्सन। देन मेजर रोल्स, ड्यूटीज एंड जुरिस्डिक्शन। मेजर रोल्स जो होते हैं वही इलेक्शन मैंने आपको बता दिया, पार्लियामेंट का, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। ऑल्सो रजिस्टर करना, रिकॉग्नाइज करना पॉलिटिकल पार्टीज़ को, एडवाइज करना प्रेसिडेंट को, गवर्नर को अलग अलग चीज़ों के लिए। जब भी इलेक्शन से जुड़ी हुई कुछ चीज़ों के बारे में एडवाइस चाहिए होती है तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से एडवाइस लेते रहते हैं। वही स्टेट इलेक्शन कमीशन का क्या रोल होता है? पंचायत के इलेक्शन और म्यूनिसिपैलिटीज़ के। याद रखना, स्टेट इलेक्शन कमीशन सिर्फ पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के लिए, जबकि स्टेट लेजिस्लेचर के जो इलेक्शंस होते हैं
एमएलएज और लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो विधानसभा और विधान परिषद के होते हैं वो कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखता है। ठीक है, तो यही हमें तैयार करना है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एक हमें पता होना चाहिए हायरार्की। यहाँ पे हायरार्की, इलेक्शन मशीनरी की हायरार्की क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और उसके नीचे ये चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये असिस्ट करते हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो होते हैं असिस्ट करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और अपॉइंट कौन करता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट। ये याद रखना है। उसके नीचे कौन होते हैं? डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल इलेक्शन ऑफिसर। वो उसके नीचे जो होते हैं रिटर्निंग ऑफिसर। ये आप जब भी कहीं पे इलेक्शन होंगे ये सब नाम न्यूज़ में पढ़ेंगे। रिटर्निंग ऑफिसर, ठीक है, बूथ बूथ लेवल ऑफिसर, बूथ ऑफिसर, ये सब आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको हायरार्की पता होनी चाहिए। आपको ये हायरार्की इलेक्शन के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से इतना ही पढ़ना है। मैंने आपके रेफरेंस के लिए कुछ आर्टिकल मेंशन कर दिए हैं यहाँ पे, 324 की डिटेल ऊपर हमने पॉइंट्स में, अलग अलग पॉइंट्स में पढ़ ली है ये। सिमिलरली पंचायत के इलेक्शन के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात हुई है, आर्टिकल 243 के, एंड म्यूनिसिपैलिटी के लिए 243 जेड। ठीक है, तो अगर आपको ये PDF चाहिए हो तो यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, देयर यू विल गेट दिस PDF, या आप मैसेज कर दीजिए हमारे नंबर पे। ओके ओके, ऑल द बेस्ट एवरीवन, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।